Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about the poem The Sea and the Skylark written by G.M. Hopkins in third year. First of all, we introduction of the poem The Sea and the Skylark. Sea, samundar, skylark, a bird, is a sonnet, a poem of 14 lines, and it was originally titled Walking by the Sea. In this sonnet, the sea and the skylark are described in the octave, the first 8 lines. These are contrasted with men in the sestet. The mood of the poet is joyous in the octave, where he describes the natural sound of the sea and the skylark singing. तो देखिए जो पोएम है द सी एंड द स्काईलार्क, सी का मतलब समुद्र, स्काईलार्क का मतलब ए बर्ड। तो यहाँ पर इस पोएम के अंदर जो 14 जो लाइंस हैं पोएम के अंदर, इसमें फर्स्ट जो 8 लाइंस हैं, फर्स्ट 8 लाइन के अंदर सी एंड स्काईलार्क का डिस्क्राइब है, और लास्ट की जो 6 लाइनें हैं जिसको हम सेस्टेड पार्ट बोलते हैं, उसके अंदर जो मैन से उनका कंपैरिजन किया गया है कि जो सी और स्काईलार्क है उनकी जो हैबिट्स हैं और मैन को किस प्रकार वो मतलब इक्वली मानते हैं। तो ये हमारी पोएम है। हम इसकी टेक्स्ट देखते हैं, आगे कुछ मीनिंग है। ऑन ईयर एंड ईयर टू नोजेस टू ओल्ड टू एंड, ऑन ईयर एंड ईयर। तो यहाँ रेफरेंस बोथ ईयर ऑफ द पोइट, this is not a happy use. There is no need to mention both the years. यहाँ पर जो ईयर टू ईयर की बात हो रही है वो जो पोइट हैं उसके दोनों कानों से मतलब है, और यहाँ पर जो ईयर का कान का जो प्रयोग है एक अच्छा प्रयोग नहीं है, कहने का मतलब एक हैप्पी यूज़ नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ईयर एंड ईयर का प्रयोग किया गया है। टू नॉइजेस टू ओल्ड टू एंड, तो यहाँ पर जो नॉइजेस की बात है, जो एटर्नल जो साउंड्स हैं, टू नॉइजेज विच हैव बीन हियर्ड फॉर सो लॉन्ग ए टाइम दैट मे बी रिगार्डेड एज एवर लास्टिंग टू इमेमोरियल नॉइजेज विच विल कंटिन्यू फॉर, मतलब यहाँ पर 2 शोर जो अंत काल तक मतलब सुने जाते रहेंगे उसकी बात हो रही है। और टू ओल्ड टू एंड का मतलब जो कभी भी बंद नहीं होंगे, टू ओल्ड टू एंड मतलब जब वह पुराने हो जाएंगे तो भी वो बंद नहीं होंगे। तो सामान्यतः जो पुरानी जो चीज़ें जो नष्ट होने लगती हैं तो यहाँ पर वो चीज़ें अंत तक चलेंगी, मतलब उसका अंत कभी नहीं होगा। और राइट से मतलब है राइट साइड या राइट हैंड। द टाइड का मतलब है यहाँ पर सी वेव, समुद्र की लहरें। रैम्प्स अगेंस्ट द शोर, रैम्प्स अगेंस्ट द शोर सजेस्ट, यहाँ पर जो रैम्प हैं वो लहरें जो समुद्र के किनारे से टकराती हैं, वो लहरें जो समुद्र के किनारे से टकराती हैं। ए फ्लड और ए फॉल का मतलब है द शोर, मतलब जो किनारा समुद्र का जहाँ लहरें आती हैं, फ्लड, और ए फॉल और तेज़ी से मतलब आती हैं और लहरें उस किनारों को गीला कर देती हैं, तो पानी चला जाता है फिर भी लहरें आती हैं, तो ये क्रम चलता रहता है, ए फ्लड और ए फॉल। लो लल ऑफ और ओल रोरर, इसका मतलब यहाँ पर लो लल ऑफ और ओल रोरर, ओल रोरल का मतलब जो शोरगुल है समुद्र के किनारे। तो यहाँ पर बताया गया कि जो लहरें हैं, जो वेव हैं समुद्र की, वो आकर टकरा जाती हैं
और एक पल के लिए वो शांत हो जाती हैं और फिर से लहर आ जाती हैं। तो कभी तो लो होती हैं, लल होती हैं, कभी ऑफ हो जाती हैं, और कभी वो ऑल रोरर बहुत ज़्यादा शोर करती हैं। तो हम ये टेक्स्ट देखते हैं। ऑन ईयर एंड ईयर टू नॉइजेस टू ऑल टू एंड ट्रेंच राइट द टाइट दैट रैम्स अगेंस्ट द शोर विद ए फ्लड और ए फॉल लो लल और ऑल रोरर फ्रैंक्विंटिंग देयर वाइल्ड मून शैल वियर एंड वेव। तो यहाँ पर फ्रैंक्विंटिंग का मतलब यहाँ पर जो समुद्र की जो लहरें हैं, मतलब सी जो वेव्स हैं, विल कंटिन्यू टू विजिट द शोर, मतलब फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार लहरें आ रही हैं वहाँ पर, तो वो देखने को वहाँ मिलती हैं। वियर का मतलब होता है एक छोटा सा आकार, स्मॉलर साइज। वेंड का मतलब होता है जो आकार में जो बड़ा हो, बिगर इन साइज। वाइल मून शैल वियर एंड वेंड, तो वाइल मून जो चंद्रमा, शैल वियर एंड वेंड मतलब बढ़ना और घटना उसका चलता रहेगा। तो ये जो हमारा जो स्टेंजा है ऑन ईयर एंड ईयर, इसमें जो पोइट है वो हमें बताता है कि पोइट के जो दोनों कान हैं वो शोर अंत तक, मतलब जब वह प्राचीन हो जाएंगे तब तक वो सुनता रहेगा। एंड राइट साइड द टाइड, जो ज्वार है, जो समुद्र की जो लहरें हैं वो उस किनारे पर आकर टकराती हैं। विद ए फ्लड और ए फॉल, कभी तेज़ होती हैं, कभी गिरती हैं, कभी लो होती हैं, मतलब कभी मंद हो जाती हैं, और कभी वो ऑल रोलर करती हैं। फ्रिक्वेंटली देयर वेयर मून शैल वियर एंड वेंट, और प्राय जो लहरें हैं वो कंटिन्यूसली आती रहती हैं, और जो मून है अर्थ पे इज मेन कोज ऑफ द टाइड्स। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है वाइल वॉकिंग नियर द सी, मतलब समुंदर का डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर, समुंदर जो सी है। तो ये जो सोनेट है इसके अंदर जो पोइट एक कॉन्ट्रास्ट विद मैन के साथ करता है, और इस पोएम के अंदर जो पोइट हियर्स टू साउंड विच मेक ए डीप इम्प्रेशन ऑन हिम, मतलब जो पोइट है दो साउंड सुनता है बहुत ही गहरे तरीके से, और वो उसको बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, प्रभावित करती हैं। लार्जली टू स्ट्रेस द कॉन्ट्रास्ट, मतलब ये जो he calls from the too old to end. On his right side the sea and high tide bounds widely against the shore। कहने का मतलब कि पोइट है वो समुद्र के किनारे हैं और उसको दो आवाज़ें अंत तक सुनाई देती हैं। समुद्र की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, कभी कम हो रही हैं, कभी ज़्यादा हो रही हैं, और जो चंद्रमा है, चंद्रमा है, जो मून है, तो वो समुद्र की जो लहरें हैं, कहने का मतलब जो समुद्र की जो लहरें हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा मतलब डिस्क्राइब यहाँ पर किया गया है कि जो हल्की जो समुद्र की जो वेव्स की जो आवाज़ हैं, तो जो चंद्रमा के मतलब अंत तक रहेगा, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा, जो कि समुद्र की लहरों के मूल का कारण है। कहने का मतलब जब तक चंद्रमा में अंतर आता रहेगा वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा, और लहरों के चढ़ान से, मतलब कहने का मतलब समुद्र की जो लहरें हैं वो बार बार किनारे से टकराती रहेंगी। तो फ्रिक्वेंटली जैसे मतलब मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार समुद्र की जो लहरें हैं वो बारी बारी से उस किनारे पर टकराती रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए जो कवि है, जो पोइट है, वो राइट हैंड में जो स्काई लार्क जो बर्ड है उसकी आवाज़ सुनता है और कहता है कि लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड आई हियर द लार्क एसेंड हिज रास फ्रेस रीवेंडेड न्यू स्किन्ड स्कोर इन क्रप्स ऑफ कॉल ऑफ वाइल्ड
winch will and pure and plate music till nuns to spill nor spend, how these two same the shallow and frail town। तो यहाँ पर देखिए जो इस स्टेंजा के अंदर जो पोइट है हमें बताता है कि किस प्रकार से जो स्काईलार्क है, तो यहाँ पर ऑफ लैंड का मतलब है अबाउ द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जो आकाश के संदर्भ में जो स्काईलार्क है, ऑफ लैंड मतलब अबाउ द अर्थ, ऊपर। और एसेंट का मतलब होता है फ्लाई अपवर्ड्स इनटू द स्काई, आकाश में ऊपर उड़ना। पार्क का मतलब जो स्काई प्लार्क है। और रिफ्रेश्ड का मतलब पुनः उस चीज़ को ताजगी प्राप्त करना, रिफ्रेश करना। और रीविंडेड का मतलब होता है न्यू स्किन स्कोर। तो यहाँ पर देखिए स्काई लार्क है वो स्किन के जो खुले और बंद होने के समान है। तो स्काई लार्क ऊपर जाने फिर वापस नीचे आने से मतलब प्रभावित होता है। तो यहाँ पर रीविंडेड एंड न्यू स्किन स्कोर कि कहने का मतलब जब उसकी स्किन खुलती है और बंद होती है तो वह मतलब किस प्रकार म्यूजिक करता है। स्कोर का मतलब म्यूजिक, ए सॉन्ग ऑफ द स्काई लार्क। रास फ्रेश का मतलब होता है स्पॉन्टेनियसली, जब बिना किसी झिझक के स्वतः स्फूर्ति पैदा करना। और इन दिस लाइन द पोइट डिस्क्राइब, हमें बताता है कि द पोइट लेफ्ट अबाउ द लैंड, ही हियर्स द लार्क विच सिंग्स एसेंट अंटिल जस्ट विजुअल ए स्पीक अगेंस्ट द स्काई द होपकिंस बर्ड्स एबिलिटी। यहाँ पर कौन से बर्ड्स की बात कर रहा है? स्काई लार्क बर्ड की। तो जो स्काई लार्क पक्षी उसकी आवाज़ सुनता है, वह पक्षी उड़ते हुए गाना गा रहा है और निरंतर ऊंचाई पर जाता है। और ऊंचाई पर जाने पर आकाश में मात्र एक धब्बा सा दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब जो स्काई लार्क जो बर्ड है जैसे जैसे आसमान में जाएगा तो काफ़ी ऊंचाई तक जाने पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में कोई धब्बा हो। तो यहाँ जो होपकिंस है मतलब जो हाई पर जाते हुए जो पक्षी गाना बड़े आश्चर्य से मतलब गाता है, और पक्षी जैसे नीचे उतरता है तब भी गाना गाता है। तो स्काई लार्क जो बर्ड है वो सदा एक जैसा ही रहता है। उसकी गाने की जो तुलना है वो ऊन के स्किन के घूमने से की जा सकती है, जो खाली होता है फिर भी भरता है। उसी तरह स्काई लार्क जब ऊपर जाता है तो गाना गाता है। उसका गाना सरल गति का नहीं होता, बल्कि जो भेड़ के ऊन में एक छल्ले जो पड़े रहते हैं उसी प्रकार स्काई लार्क की आवाज़ में मोड़ का आभास होता है। और स्काई लार्क है वो बिना प्रयत्न के गाना गाता हुआ चला जाता है, फिर एक नए सिरे से निरंतर गाना गाता है। और उसके जो कंठ हैं मतलब उसकी जो आवाज़ है वो कभी समाप्त नहीं होती, और पुनः वह नई मतलब नवीन जो न्यू जो म्यूजिक है भरकर फिर से वह गाना गाने लगता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड मतलब ऊपर आकाश के अंदर, हियर द लार्क एसेंड, स्काई लार्क की गाने की आवाज़ म्यूजिक सुनता है। हिज रास रिफ्रेश्ड इवेंटेड न्यू स्कैंड स्कोर, उसकी जो आवाज़ है वो रिफ्रेश करने वाली है, और उसकी जो म्यूजिक है वो ऐसा लगता है न्यू स्किन्ड स्कोर हो, कि जैसे स्किन खुलती है वो गाना गाता है। इन क्रिप्स ऑफ कॉल ऑफ विंड विंच वेल, देखिए यहाँ लाइनों के अंदर एलिट्रेशन का यूज हुआ है जिसमें रिपीटेड है विल्ड विंच विल, और ऊपर वाले में जैसे रिविंडेड न्यू स्कैंडेड। एंड प्योर प्लेट म्यूजिक टिल नन्स टू स्पिल नोर स्पेंड, हाउ दिस टू सेम दिस शैलो एंड फ्रेल टाउन। तो यहाँ पर देखिए जो पक्षी है किस प्रकार उसका कंपेयर किया गया कि किस प्रकार वह भेड़ की ऊन के समान मतलब उसका म्यूजिक है, और दूसरा स्किन के मतलब खुले रोम की तरह उसका जो म्यूजिक है जो कभी समाप्त नहीं होगा, मतलब
वो हल्की होते हुए भी, ऊन हल्की होते हुए भी भर देती है, उसी प्रकार स्काईलार्क का गाना हल्का हुआ होते भी हमारे हार्ट को भर देता है। How these two seems this shallow and frail town, how ring right यहाँ भी alliteration, out our shrouded turbid time, being pure, we a life's pride and cared for crown। तो यहाँ पर देखिए जो लाइनें हैं इसमें पोइट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से जो स्काईलार्क है उसका गाना स्पॉन्टेनियसली है, विल्ड है, और ये जो वाइल्ड विंच व्हील है, तो विंच का मतलब एक प्राचीन भाषा का शब्द है और इसमें एक ड्रम का संकेत करता है, मतलब मशीन जैसे घूमती है, विंच करती है, और व्हील का मतलब भी चक्कर से घूमने का संकेत है। तो वो एक गोलाकार की, मतलब यहाँ पर थीम हमें बताता है कि जो ऊन होती है, भेड़ की जो ऊन होती है वह किस प्रकार छल्ले टाइप होती है और उनमें एक स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः स्फूर्ति की आवाज़ होती है। एंड प्योर एंड पेल्ट म्यूज़िक, तो जो स्काईलार्क है उसका जो म्यूज़िक है वो मेलोडी है। और स्काईलार्क आल्सो पेल्ट्स हिज म्यूजिक सेंस ऑफ मेकिंग ग्रेट प्रोड्यूस्ड विदाउट ए पोज लॉन्ग एज लॉन्ग, कहने का मतलब उसका जो म्यूजिक है वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा प्रयत्न करता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है, उत्पन्न करता रहता है। टू स्पेल का मतलब प्योर, टू स्पेंड का मतलब टू यूज़, प्रोड्यूस पैदा करना, टिल नंस टू स्पेल नॉन स्पेल, मतलब जो स्काईलार्क है उसका जो संगीत है वो कभी समाप्त नहीं होता और पुनः वो प्रोड्यूस होकर नीचे आ जाता है। पेल्ट का मतलब यहाँ अनयूजुअली यूज है, पेल्ट का मतलब ऑर्डिनरी यूज स्टोन से मतलब होता है कि वर्ड यूज्ड फॉर फ्लो म्यूजिक लिसनर दे आर नन ऑफ लेफ्ट टू वेस्ट। तो यहाँ प्रभावित जो संगीत है उससे मतलब है। दिस शैलो एंड फ्रेल टाउन, शैलो का मतलब जो छिछला होता है, फ्रेल का मतलब कमज़ोर। तो यहाँ पर जो पोएम है वो शहरी जीवन के प्रति जो गणना है उसको प्रकट करती है शैलो और फ्रेल से। तो जो शहरी जो जीवन की तुलना प्रकृति के जीवन के साथ से की गई है, तो सागर मतलब सी एंड स्काईलार्क प्रकृति के प्रतीक हैं। हाउ दिस सेम, तो जो सी और स्काईलार्क है वो शहर को शर्मिंदा कर देते हैं, मतलब वो इतना अच्छा मतलब लगता है प्रकृति के रूप में शी और स्काईलार्क कि वो जो सिटी है वो हमें शर्मिंदा कर देते हैं, मतलब सिटी अच्छी नहीं लगती। शहरी जीवन एक अर्थहीन है, यूजलेस है और इसमें पावर, किसी प्रकार का कोई पावर नहीं होता। तो जो मॉडर्न हमारी जो सिटी हैं उनकी जो लाइफ है वो ऐसी चीज़ है कि लोगों को शर्म आनी चाहिए उस पर, क्योंकि हम प्रकृति से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। रिंग राइट आउट का मतलब इकोज, जो प्रतिध्वनित होती है, रिंग राइट आउट। उसके बाद वी का मतलब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग से मतलब है और रिंग आउट का मतलब उखाड़ फेंकना। और हैव लोस्ट का मतलब वी हैव लोस्ट अर्थ्स। पास्ट प्राइम का मतलब होता है द अर्ली यूथ ऑफ द अर्थ मेन काइंड विच हैव नो पास्ट, मतलब पृथ्वी पर जो जाति मानव जाति है उसका यौन काल अभी बीत चुका है, हैव लोस्ट प्राइम। और योवर मेक एंड मेकिंग ब्रेकिंग, तो यहाँ पर जो मीनिंग है इसका कि हमारी जो प्रकृति है और हमारी जो प्राकृतिक जो झुकाव जो पतन की है, तो नाश की प्रक्रिया में है, मतलब आवर मेक एंड मेकिंग ब्रेकिंग, मतलब जो हम प्रकृति में जो रह रहे हैं उसी का हम नाश कर रहे हैं। टू मैंस लास्ट डस्ट, मतलब जो मनुष्य है वो पूर्णतः नाश, मिट्टी में मिल जाना है। लास्ट डस्ट का मतलब डेथ हो जाना। ड्रेन फास्ट का मतलब होता है लूजिंग एनर्जी रेपिडली, की जो शक्ति है वो बहुत शीघ्र ही मतलब खो जाएगी, ड्रेन फास्ट। मैन फर्स्ट टाइम का मतलब ये होता है कि जो कीचड़ की जो दशा है वो मानव जीवन उसमें से
निकला है। डाउन टू मैन साइंस, मैन इज रिपीटली, और स्लाइम का मतलब मडी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट की जो स्टेंजा है उसमें पोइट हमें बताना चाहता है, सेस्टेड पार्ट के अंदर पोइट सेज दैट कि टू नेचुरल साउंड ऑफ द सी एंड स्काई लार्क सेम दिस टाउन ऑफ मतलब सिटीज, लाइफ इज शैलो एंड ugly, useless, human sounds of the town. The poet says that we are lords of the whole world, however our condition has no words need. We have now lost the joy charm of the earth when all things were in their prime. Now static and dynamic aspect lets us to stay, dust awaits in us to that recalls man original state of slime. Our end will thus beginning, we shall end as we begun. We are not progress, but Hopkins have looks at the developing industrial society. He does not enter into the life of industrial society and finds it awaiting. He merely stands at distance and condemns. तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट का जो पैराग्राफ है, जो सेस्टेड जो पार्ट है, उसके अंदर हमें जो पोइट है प्रकृति की दो आवाज़ें हमें बताता है कि समुद्र की और स्काईलार्क की, और फिर बताता है कि जो सिटी हैं वो सारहीन हैं और वो शर्मिंदा कर रही हैं, और अपनी जो पवित्रता के कारण प्रकृति आवाज़ शहर इतनी गंदी और अर्थहीन हो गई है कि वो बहुत ही मतलब डस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है हमें अपने जो सृष्टि की जो श्रेष्ठ रचना मानते हुए अपने आप को संसार का सम्मानित मतलब मालिक समझता है, लेकिन हमारी दशा अभी खराब हो चुकी है, खराब हो गई है कि प्राचीन काल में जब हम चीज़ें यौवन व आनंद से भरी हुई थी, उसी के काल में अब वो आकर्षण ने हमने उनको खो दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है हमें जो सेस्टेड पार्ट के अंदर बताता है कि वो जो टाउन है वो सैलो एंड कमज़ोर हैं, छिछले हैं, रिंग राइट आउट सोर्डेड, और हम मतलब प्रकृति को बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। बीइंग प्योर वी लाइव प्राइड एंड केयर फॉर क्राउन हैव लोस्ट दैट चीयर एंड चार्म ऑफ अर्थ पास टाइम, कि हमने जो जॉयज़ हैं, जो चार्म्स हैं जो पृथ्वी पास टाइम के, वो खो दिए हैं। आवर मेक एंड मेकिंग ब्रेक ब्रेकिंग, यहाँ पर देखिए इस पोएम में काफ़ी ज़्यादा एलिट्रेशन का यूज हुआ है। टाउन बी में लस डास डस्ट ड्रेन फास्ट टुवार्ड्स मैन फर्स्ट स्लाइम। तो यहाँ पर लास्ट के स्टेंजा में हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हॉपकिंस है वो जो ये सिटीज़ हैं वो मतलब दुख का कारण है। उन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है उस समझने में इसकी कमियों को जानने का प्रयत्न नहीं किया गया, बस इसे दूर से देखने की हमें मतलब ललक लगी रहती है। पास में इसमें जाने से हम बहुत ज़्यादा प्रकृति से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। तो लास्ट की जो लाइनें हैं, टू मैंस लास्ट डस्ट ड्रेन फास्ट टुवार्ड्स मैन फर्स्ट स्लाइम, यहाँ पर जो पोइट है हमें सी और स्काईलार्क की मतलब तुलना कर रहा है, और इसमें बताता है कि जो मानव का पतन मतलब अपरिहार्य है, मतलब बिल्कुल है कि हाउ दिस टू सेम फेल टाउन, मतलब इनमें प्रकृति का जो मानव का पतन है वो बिल्कुल है, क्योंकि हम प्रकृति को बहुत ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन जैसे फ्लड और फेल, लल लो लल और ऑल रोरर, और इसमें देखते हैं हम नीचे कि जो कॉल है क्रिप्स कॉल विल्ड विंच विल, और ये जो राइम्स है पोएम द सी एंड द स्काई लार्क स्टैंडर्ड रिदम है इसकी, पार्ट स्प्रंग इन द अदर, और दूसरा हम कह सकते हैं ये बिलिकल जो एल्यूजन्स इसमें हैं, जो लास्ट की जो लाइनें हैं, आवर मेक एंड मेकिंग ब्रेक आवर ब्रेकिंग टाउन टू मस्ट लास्ट डस्ट ड्रेन फास्ट टुवार्ड्स मैन फर्स्ट स्लाइम।
ये जो लाइनें हैं। तो इसमें स्प्रंग जो रिदम है उसका यूज किया गया है, काफ़ी एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है जो मैंने आपको लाइनें बताई हैं। तो लास्ट की जो लाइनें हैं उसमें पोइट हमें ये बताना चाहता है कि प्राचीन काल समय जो यौवन है, जो आनंद से भरी हुई थी, वह काल अब आकर्षण हमने उसको खो दिया है और जीवन के अंदर जो जो मतलब पहल थी वो पतन विनाश की प्रक्रिया है, वो टूटने से लग रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में जो मिट्टी की जो दशा में ले जाएगी वह हमारी मौत का इंतज़ार कर रही है, मतलब स्लाइम मडी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट की लाइनों में वो यही बताता है कि किस प्रकार ये चीज़ें जो हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हैव लॉस्ट द चीयर एंड चार्म, हम जोइज और आकर्षण ख़त्म कर रहे हैं। आवर मेकिंग ब्रेक एंड ब्रेकिंग डाउन मैन लास्ट डस्ट, और ये चीज़ें जो हम तोड़ रहे हैं जो नेचर को, वो चीज़ें हमें कहाँ ले जा रही हैं, लास्ट डस्ट, मृत्यु की तरफ ले जा रही हैं, जो ड्रेन फास्ट टुवार्ड्स फर्स्ट स्लाइम, जो क्या है, ड्रेन। तो ड्रेन का मतलब यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ड्रेन फास्ट का मतलब है कि बहुत तीव्र गति से, मतलब बहुत ही जल्दी, रिपीटली। मैन फर्स्ट स्लाइम, कहाँ कि जो मनुष्य है वह कीचड़ की दशा में मानव जीवन में निकल गया है। अगर हम प्रकृति को ऐसे खोते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, मड के अंदर जाते हैं, कीचड़ के अंदर जाते हैं। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।